जब आप से टॉप पे होते हो, आप पीक मार्क टू मार्केट पे होते हो, वहां से थोड़ा भी फॉल आता है, यू आर लूजिंग से 10 to 15% योर प्रॉफिट। बट अगेन वो प्रॉफिट का मोह नहीं छूटता आपसे। जब से 5 लाख कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, वहां पे 10% निकालना पॉसिबल है मंथ में। आपका 1-2 ट्रेड अच्छे चल गए, आप निकाल लोगे। बट सेम डूइंग एट से 1 CR कैपिटल और 50 lakhs कैपिटल इज वेरी डिफिकल्ट। मैं प्रॉफिट पे ज्यादा रिस्क लेता हूँ, नॉट ऑन द कैपिटल। सो जैसे अगर प्रॉफिट आ गया तो देन आई रिस्क समथिंग एक्स्ट्रा। आप आपसे OTM बेचते हो तो आपका रिटर्न कम होगा, रिस्क कम है। आप जैसे ही पास में आओगे, रिस्क बढ़ते जाएगा, आपका रिटर्न भी उसमें थोड़ा बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि स्टॉक मार्केट से मैं साल का करीब 300% निकाल लेता हूँ, और अगर आपको कोई और कहे कि मैं महीने का करीब 2.5% और साल का करीब 30% निकाल लेता हूँ, तो आपका ध्यान किस तरफ जाएगा? अगर आप और डिजिटल ब्लॉगर की सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ नहीं। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो को देखना भी बाकी है, तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि रियलिस्टिक यही है, ये सिर्फ सपने हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता कंसिस्टेंटली, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज हमारे साथ इस बिग बुल सीरीज़ के पॉडकास्ट में है योगेश नंदा, जो कि खुद चार्टेड अकाउंटेंट हैं। एक ऐसी कंपनी में किसी समय पे काम करते थे जिसका खुद का AUM मतलब 5,000 करोड़ रुपए के एसेट्स को संभालती थी। योगेश का काम होता था कि इन सब कंपनीज़ में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना है उनका रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क प्रोफाइलिंग करना, और फिर फंड मैनेजर को बताना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और ये जो इन्वेस्टर होते थे, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुआ करते थे। तो एक तरह से काम थोड़ा काफ़ी एक्चुअली जिम्मेवारी वाला था। आज की तारीख में ये खुद एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। एक पॉइंट इन टाइम पे पार्ट टाइम ट्रेडर थे। देखो, स्टॉक मार्केट है, एक्सपोज सबको कर देती है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, इनसे भी हुई थी। अपने कैपिटल का 5 से 6 गुना लूज़ कर दिया था, लेकिन फिर वापस आए स्टॉक मार्केट में, और इस बार जब आए तो इस तरह से आए कि हमेशा के लिए यहीं के हो गए। इनकी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को है, साइकोलॉजी लेवल से लेके स्किल लेवल तक। बिग बुल सीरीज में योगेश नंदा इस पॉडकास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो योगेश, एज़ यूजुअल पहला सवाल वही कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहली बार जो आपने कदम रखा होगा या सुना होगा, कदम रखना इज़ एन एक्शन, बट मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस, उससे भी 1-2 कदम पीछे। तो जब अवेयरनेस हुआ लेकिन सीरियस लेवल पे हुआ, तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ? क्या कर रहे थे आप? एंड देन हाउ डिड पीपल अराउंड यू, किस तरह से उन्होंने लिया इस चीज़? सो आई टेक बैक टू 2005 में, जब फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सो इनिशियली मैंने कैश से ही स्टार्ट किया था। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते थे, सो उनसे सुन के थोड़ा स्टडी करके आई स्टार्टेड कैश इन्वेस्टमेंट। सो 2-3 साल वो किया, दैट वाज ओके। आई वाज नॉट इन मेजर लॉस ऑल्सो, और ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं बनाए थे उसमें। बट then 2007 जब when there was a mad run in stock market, जहाँ पे आपने देखा होगा रिलायंस एनर्जी, DLF, ये स्टॉक जो तो वन वे रैली थी उसमें। सो वो टाइम था जब मैंने सीरियसली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। अच्छा। एंड लाइक 2007 वाज अ मार्वेलस ईयर। वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे भी बनाए, और जो 2008 में वापस भी दे दिए। बट आप नॉर्मल लाइफ में तब कर क्या रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम? या सो मैं तभी फुल टाइम जॉब में था। सो मैं 2002 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करके 2003 से आई वाज इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब। ओके। एंड 2006-07 में मैं जॉब में रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल में था। तो फिर यू हैड एन आइडिया ऑन हाउ थिंग्स वर्क, किस तरह से काम चलता है। ओके, कैन यू गिव फॉर अ मिनट, आप बता सकते हैं कि जो आपका RMS या रिस्क मैनेजमेंट का जो काम था, उसमें रोज़मर्रा में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती थी? मतलब आप क्या करते थे? सो एक्सपेक्टेशन वाज मॉनिटरिंग द स्टॉक्स का एग्जीक्यूशन। जो स्टॉक्स जो इंस्टीट्यूशन बाय करती है, अभी जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो वॉट एवर पेमेंट ऑफ प्रीमियम उनके पास जो आता है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छा, तो उसका जो उसके पहले रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। लाइक एक कंपनी में एक्सपोजर कितना है, रूल्स होते हैं कुछ IRDA के, वो हम लोग नॉर्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एंड ग्लोबल लेवल, ग्रुप लेवल, स्कीम लेवल पे एक्सपोजर्स होते हैं, तो वो मॉनिटर करने होते हैं हमें रियल टाइम में। ओके, मतलब सो दैट वाज द बेसिकली। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे खुद लगाता है या किसी से लगवाता है, लेट्स से PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करवाते हैं, तो दे ऑल्सो सी कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके भी। बट इन आपके केस में इंस्टीट्यूशनल लेवल DII या
FII आ जाते होंगे, तो उस केस में क्या एक इन्वेस्टमेंट का साइज रहता है? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरी कंपनी का साइज था, वी वर मैनेजिंग ऑलमोस्ट 5,000 crores ऑफ ओके, AUM साइज. सो दैट वाज इक्विटी, डेट, एवरीथिंग. अच्छा, सो बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो बेसिकली कैसे होता है इंश्योरेंस कंपनीज में, इट्स गवर्न बाय अ कमिटी. एक कमिटी होती है जो डिसाइड करती है, जो ब्रॉड गाइडलाइंस बनाती अच्छा, है. एंड देन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो कंपनी का रिसर्च करना, वो रिसर्च डिपार्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट करते हैं. एंड रिस्क मैनेजमेंट का काम इज टू मॉनिटर दैट हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. तो जो प्रोसेस सेट होते हैं, जैसे ऐसे एनालिसिस होना चाहिए, एक ग्रुप में 10% से ज़्यादा यूम नहीं Okay. होना चाहिए, एक स्टॉक में 6 to 7% से ज़्यादा इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए. सो ये जो नॉर्म्स होते हैं वो रियल टाइम में मॉनिटर करने होते हैं. सो दैट्स बेसिकली अच्छा, तो इज इट रिस्क प्रोफाइल. एंड देन IRDA रिपोर्टिंग एंड ऑल. इज इट काइंड मतलब एक तरह से एक चेकलिस्ट को चेक करना होता है कि ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, एंड देन जब रिस्क मैनेजमेंट टीम ने कह दिया, अप्रूवल दे दिया, तो फिर एग्जीक्यूशन हो जाता होगा, ट्रेड लग जाता होगा. ओके, और ओके, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है, तो मैं थोड़ा टाइम आई वांट टू स्पेंड ऑन दैट. ओके, जैसे आपने कर दिया एग्जीक्यूशन, तो ये इन्वेस्टमेंट पीरियड जो होता है, दैट हु डिसाइड्स दैट, कितने समय के लिए आप लोग बताते हो कि वो डिसाइड होता है, फंड मैनेजर डिसाइड अच्छा. करता है विद इन द गाइडलाइंस गिवन बाय द कंपनी. कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, वो डिसीजन फंड मैनेजर का होता है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, वो आप बताते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट टीम बताती है? नहीं. सो वो रिसर्च टीम बताती है. तो रिसर्च टीम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करती है, ये कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे है, नेक्स्ट 5 years का इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा. कैसा है. ऑन द बेस ऑफ दैट दे गिव वेदर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है कि नहीं. सो रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है उसकी लिमिट्स देखना कि वेदर विद इन लिमिट एंड जो रूल सेट है उसके विद इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है. मतलब एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे पड़ाव होते हैं, उनको पार करना पड़ता है. मतलब Correct. क्विक अपॉर्चुनिटी में पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है इस केस में. नहीं, देयर इज अच्छा. पॉसिबिलिटी. सो क्या होता है ना, ये ब्रॉडर गाइडलाइंस होती है. अभी जैसे फंड मैनेजर को पता है कि मैं 5% के विद इन ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. सो इफ ही इज एट 3.5%, सो नेक्स्ट 0.5% इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उसके ब्रॉडर गाइडलाइंस है. विद इन दैट वो प्ले कर सकते हैं. विद इन दैट ही कैन. तो आप एक तरह से खुद सेट हो गए थे ये करते करते कि हाउ डू यू जनरली असेस अ कंपनी और अ बिजनेस और अ सेक्टर और अ कंट्री फॉर दैट मैटर. तो 2007 में आप इक्विप्ड थे इस चीज़ को करने के लिए, या आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे शुरू में? हाँ, सो आई वाज नॉट एक्यूप्ड बिकॉज मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट अच्छा, शुरुआती फ्यूचर से किया. सो जो लिवरेज, आई वाज नॉट एक्यूप्ड टू हैंडल द लिवरेज. अच्छा. सो मुझे पता था स्टॉक्स कौन से लेने हैं. सो इवन मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता था वो टाइम पे. बट जो लिवरेज फैक्टर थे वो आई वाज नॉट एक्यूप्ड. ओके, तो वो जो कमाया वो मार्केट का ट्रेंड था इसलिए कमा लिया. तो वही होता है, जैसे आजकल भी आप देखो, जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जो मार्केट उसको हम लोग अपनी एफिशिएंसी या अपने हुनर मान लेते हैं हम लोग उसको. बट जब मार्केट का ट्रेंड टर्न होता है, सो देन वी रियलाइज के कौन कहाँ पे है. और वो आपके साथ जल्दी हो गया, थैंक गॉड. वो जल्दी हो ओके, गया. हाउ वाज दैट? 2008 बहुत कम लोगों ने फेस किया है, शुरू किया है बहुत सारे लोगों ने 2008 के बाद, बट आई यू फेस्ड इट ऑल्दो यू वर यंग इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. वो क्या नज़ारा था उस टाइम पे? सो इनिशियली इट वाज रियली गुड. लाइक 2007 स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड वेरी अर्ली, जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था. एंड सो मैंने क्या किया था, एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट जर्नी. सो वी कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट एंड वी यूज्ड टू ट्रेड. सो ऑल जो ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक थे, रिलायंस एनर्जी, DLF, तो हम लोग उसी में ट्रेड करते थे. सो जो अमाउंट से स्टार्ट किया था, वी कन्वर्टेड इट टू 5 to 6x विद इन जस्ट 8 to 9 months, बिकॉज दैट वाज अ बुल मैड मार्केट. तो उसके साथ क्या था हमारा, सो वो टाइम पे 1.5 to 2 lakhs के मार्जिन में यू यूज्ड टू गेट 6 to 7x लिवरेज मिल जाता था, बिकॉज फ्यूचर में उतना लिवरेज मिलता है. ओके, सो आप एक लॉट ले सकते हो 2 लाख में, एंड स्टॉक्स यूज्ड टू रन लाइक 10%, 15% विद इन फ्यू डेज. रियली? और सिर्फ उस टाइम So के आप दौरान? easily सिर्फ उस उस टाइम पे- के दौरान? उस टाइम के जो वन वे जो बुल रैली था. सो स्टार्ट काफ़ी अच्छा रहा. एंड फिर क्या होता था, एक लेवल के बाद जो प्रॉफिट आते जा रहा था उससे हम एडिशनल लॉट्स परचेज करते. ठीक है. सो वी वर, आवर एंटायर होल्डिंग वाज ऑन जस्ट 4 स्टॉक्स. उसमें 2 थे, DLF एंड रिलायंस एनर्जी. अच्छा, सो वी वर हेवीली एक्सपोज टू जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द इक्विटी रहता था, हम लोग हेवीली उस पर एक्सपोज थे. तो सिर्फ 4 स्टॉक थे पूरे पोर्टफोलियो. एंड जैसे ही प्राइस बढ़ता गया स्टॉक का, तो
जो नोशनल वैल्यू होता है पर लॉट वो भी बढ़ते गया. सो मस्ट बी रिलायंस एनर्जी का वो टाइम पे 10-12 लाख एक लॉट का नोशनल वैल्यू था. एंड हम लोग पूरा जो कैश था इंक्लूडिंग प्रॉफिट हम लोग पूरा इन्वेस्टर रहते थे ऑलवेज. सो ऑन अ पोर्टफोलियो लिवरेज लेवल वाज ऑलमोस्ट 6 to 7. आपने प्रॉफिट निकाला नहीं उस दौरान? प्रॉफिट निकाला नहीं. सो वी हैड टारगेट सेट. रिलायंस एनर्जी वाज ट्रेडिंग एट 2800 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमने सोचा 3200 में हम लोग इसको बुक कर देंगे. बट वो टाइम कभी आया नहीं. एंड जब रिवर्सल स्टार्ट हुआ सो यू कांट बुक लॉस. आप बुक कर ही नहीं सकते. सो इट वाज वन वे फॉल, यू नो. देन फिर होप आ जाता है, थोड़ा रिकवरी आएगा फिर हम लोग निकलेंगे. सो दैट वाज अ यू नो विद इन 2 months तो एंटायर गेम वाज ओवर. तो बट देन एंड इट नेवर केम बैक. वो वापस कभी आया ही नहीं उस लेवल पे. इट नेवर. तो फिर पहला लॉस. सो व्हेन यू आर लिवरेज आपको एक लेवल के बाद आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा बिकॉज आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा पूरा. नहीं बट फिर वो पहला लॉस कैसे लिया? अभी तो साथ में काम कर रहे थे ना. मेरी वर्किंग फुल टाइम कसम है काम तो. या वी आर वर्किंग. सो फुल टाइम जॉब चालू था. सो वो टाइम पे आपको इतना पिंच नहीं करता है. ऑब्वियसली प्रॉफिट गया सो वो डेफिनेटली पिंच करेगा. इट वाज सो फॉर नेक्स्ट 1.5 year मैंने मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ऑफ दैट लॉस. बिकॉज वी लॉस्ट आवर कैपिटल. जो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी हमने लूज कर दिया था. तो जो 5 से 6 गुना बनाया था वो प्रॉफिट तो गया. इवन वी लॉस्ट आवर जो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने किया था. सो एट वन पॉइंट देन ब्रोकर कट ऑल द पोजीशन बिकॉज देयर वाज नो मार्जिन. फिर हाथ जोड़ लिए एक बार मार्केट से. एक बार हाथ जोड़ लिए. सो लकीली वो टाइम पे जॉब था. सो जॉब वाज गोइंग ऑन एंड 1.5 year आई नेवर लुक्ड एट मार्केट. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया. सो इवन 2009 का जो रिकवरी था मार्केट में वो पूरा मिस कर दिया. मतलब अगर बाकी लोगों को समझना हो तो ये है कि 2020 में जो 19-20 में जो कोविड आया है, जिन लोगों ने गिरते मार्केट में पैसा गंवाया लेकिन काफ़ी लोगों ने उनमें से वापस कमाया भी. तो आपने उस टाइम पे सिंस आपके लिए तो पहली बार था 2008-9 का ही तो पहली बार. ओके. तो यार आपका तो काम ही स्टॉक मार्केट का था ना. तो कैसे रोक पाए खुद को कि यार नहीं करना यार, वो भी 1.5 साल तक. सो वो टाइम पे व्हाट आई रियलाइज इज बिकॉज एक लेवल पे लॉस लेने के बाद आपकी हिम्मत ही नहीं होती. बिकॉज विद दैट मनी आई कुड हैव बॉट कार. मैं कुछ और लाइक एसेट ले सकता था. लाइक इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे. सो जब पूरा प्रॉफिट आंखों के सामने निकल जाता है तो देन एक यू नो बैक ऑफ द माइंड वो फियर ऑलवेज रहता है. सो वो लेवल पे कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए फिर एटलीस्ट फॉर 1.5 साल बाद क्या ऐसा बदल गया कि चल यार लेट्स डू इट अगेन. सो देन अगेन 1.5 साल बाद देन थोड़ी जॉब से थोड़ी सेविंग्स इकट्ठा कर ली थी. सोचा यू नो अगेन वी शुड स्टार्ट. सो वो टाइम पे मेरा प्लान तो था ही फॉर आफ्टर सम इयर्स यू नो. सो ऑलमोस्ट 2010 में मैंने जॉब पे 6 to 7 years कंप्लीट कर ओके. एंड देयर वर प्लान के फ्यूचर में खुद का करना ही है, खुद का ट्रेडिंग या खुद का व्हाटएवर. सो आई हैड अ प्लान ऑफ स्टार्टिंग अ ब्रोकिंग. सब ब्रोकिंग मुझे स्टार्ट करने का मेरा तब से ड्रीम था. ओके. जो 2014 में आई कुड डू इट. अच्छा. मैं 2010-11 में रहूँगा जब आप वापस आ रहे थे तो आपके पास कैपिटल भी था. इस बार क्या अलग था इन योर केस एज अ ट्रेडर और एज अ प्रोफेशनल जो 2008-9 में नहीं था? सो ये बार एक चीज़ तो थी, मुझे लॉस में रुकना नहीं है. सो वन थिंग आई हैव रियलाइज. सो वी एनालाइज आवर ट्रेड्स. So our stock picking and entries were really good, but what we were lacking is stop loss and trailing the stop loss. Okay. Because हम लोग एक लेवल के बाद निकल ही नहीं पाए वो ट्रेड से. Because जब आप से टॉप पे होते हो, आप पीक मार्क टू मार्केट पे होते हो, वहाँ से थोड़ा भी फॉल आता है, you are losing से 10 to 15% your profit. But again वो प्रॉफिट का मोह नहीं छूटता आपसे. So आपको लगेगा थोड़ा रिकवरी फिर से पीक पे आएगा, मैं तब एग्जिट करूँगा. और वो टाइम कभी आता नहीं है मैंने. सो देन वी डिसाइडेड दैट अब हमें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है एंड एक लिवरेज फैक्टर पे कंट्रोल रखना है. ओके. सो देन एट वो टाइम पे हमारा लिवरेज काफ़ी कम होता था. सो इट वाज हार्डली 2x लिवरेज के बियॉन्ड में हम लोग नहीं जाते थे. इस बार भी फ्यूचर्स में थे या इस बार स्टॉक्स में? इस बार कैश प्लस फ्यूचर हम लोग दोनों गए. ऐसा फ्यूचर्स में क्या ऐसा कैसा प्यार था कि फ्यूचर्स में ही जाना है? व्हाई द लाइकिंग? कैसा होता है फ्यूचर्स में, अभी ना कैश में एक लिमिट होती है आप कितना बाय कर पाओगे ना. जैसे आज रिलायंस का एक फ्यूचर लिया, इट इज 250 क्वांटिटी. अभी सेम 250 क्वांटिटी अगर मुझे कैश में लेना है सो आई हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs. और वो 1 लाख में जो काम हो जाता है. सो वो जो ROI का किक होता है, आप जो
मार्जिन अमाउंट पे आरओआई कैलकुलेट करते हो, वो इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए. सो दैट्स व्हाई जो फ्यूचर का पर वो ये होता है डबल एज वो नहीं है, इट्स वो नॉट रहता लाइक, है. एक डबल एज तो है ही, डबल एज तो है ही. तो ग्रेजुअली फिर वो रियलाइज होता है लोगों को कि वो डबल एज तो है. क्योंकि इंट्राडे में पीक मार्जिन रूल जैसे अभी लग गया, लेकिन क्या पहले है? 40 टाइम्स मिला करती थी. सो हमारा भी पहले एक मिला स्टैंड था करता कि यार 40 मिलनी चाहिए लेवरेज, बट फॉर पीपल जो कि जिनको समझ है रिस्क मैनेजमेंट की या रिस्क रिवॉर्ड की, बिगनर्स को नहीं करना चाहिए. बट सेबी ने तो खैर सब पे लगा दिया, तो दैट्स वाई फ्यूचर्स में भी मोर लेस यू आर सेइंग सिमिलर ही था. एंड दैट वाज, बट आप डू यू रिकमेंड कि यार नए लोगों को फ्यूचर्स में जाना चाहिए क्योंकि आप गए थे? वुड यू थिंक सो? दैट इज अ रॉन्ग वे टू स्टार्ट. मैं बोलूँगा फ्यूचर्स में कभी नहीं जाना चाहिए, उनको कैश से ही स्टार्ट करना चाहिए. एंड फ्यूचर आप करते हो, प्रॉब्लम क्या होती है ना फ्यूचर में, आप एक लॉट सपोज अभी कोई बंदा है जो 3-4 लाख के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, तो आराम से वो 2 लॉट फ्यूचर के ले सकता है, 2 या 3 लॉट डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक या इंडेक्स ना. उस पर अगर उसका स्टॉप लॉस लगेगा और जो लॉस होगा उसका, अज्यूमिंग कि वो स्टॉप लॉस ऑनर करता है, इट वुड बी ऑलमोस्ट 5 to 6% ऑफ हिज कैपिटल. सो वहाँ इश्यू आ जाता है वो लिवरेज फैक्टर का. सो आई एडवाइज जो स्टार्ट करना है, स्टार्ट जर्नी कैश से ही करो, एंड देन ग्रेजुअली, बिकॉज इट्स अ 3 to 4 years लर्निंग कर्व. आप या फ्यूचर करो या ऑप्शन करो, इट्स अ लॉन्ग लर्निंग कर्व, आपको उससे तो गुजरना ही है. सो तब तक आप जितना कम लॉसेस लोगे आप बने रहोगे मार्केट में. सो कैपिटल प्रिजर्व करना, देन आई रियलाइज के कैपिटल प्रिजर्व करना कितना इट है. इज़, बट क्योंकि उस टाइम पे तो सीखने के तरीके भी बड़े लिमिटेड थे, तो आप सीख तो रहे होगे ना कहीं से, तो कैसे Correct. सीख रहे थे उस टाइम? सो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के लिए देयर वाज वन बुक मैंने बाय की थी, A to Z ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. आई डोंट रिमेंबर द ऑथर्स नेम, बिकॉज तभी और कोई एवेन्यूज अब यूट्यूब वीडियोज इतने अवेलेबल नहीं थे, तभी इतना सेमिनार वेबिनार का इतना ट्रेंड नहीं था. सो जो भी सीखना था आइदर बुक से सीखते हो आप या तो प्रैक्टिकल चार्ट देख के सीख रहे हो. सो आई स्टार्टेड माई टेक्निकल एनालिसिस जर्नी विद दैट बुक. एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स के लिए देयर वाज वन बुक, आई डोंट रिमेंबर नेम नाउ. सो मैंने वो पूरी बुक पढ़ी थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे. सो आफ्टर लर्निंग दैट, स्टिल आफ्टर 3-4 years आई रियलाइज के एनी बुकिश नॉलेज कुछ काम का नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसको अपने प्रोसेस में इनकलकेट नहीं करते. वो लर्निंग को, लर्निंग सबको होती है, बट अभी सबको पता है कि एक्सपायरी पे गामा मूव्स आते हैं, 10 रुपए के ऑप्शन 100 रुपए जाते हैं, बट कितने लोग स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाते हैं एक्चुअली, राइट. सो लर्निंग एंड उसका एग्जीक्यूशन इज टोटली टू डिफरेंट. नहीं, बट फिर आपके केस में कैसे आप मेक श्योर कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लें पर प्रैक्टिकली सीखते भी रहें? तो क्या आप पोजीशन साइजिंग पे शुरू में काम कर रहे थे? हाउ आर यू डूइंग इट? सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दोज बुक्स इज, आपको जो पोजीशन साइजिंग जो होती है, सो वी यूज्ड टू बेट ओनली 1% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड. ओके ओके. सो वी यूज्ड टू डिसाइड द स्टॉक, उसका एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, उसके बेस पे कितना क्वांटिटी आ रहा है. अगर वो क्वांटिटी फ्यूचर की लॉट साइज से कम है तो हम लोग कैश में पोजीशन लेंगे. अच्छा. अगर फ्यूचर की लॉट साइज मीट होती है 1% लॉस से, तो ही हम लोग फ्यूचर में जाएंगे. सो दिस वन चेंज वी डिड एंड इट हेल्प्ड अ लॉट. लाइक हमारे लॉसेस काफ़ी कंट्रोल होते हैं. बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो रही है इससे. आई मीन आपका माइंडसेट आप प्ले में लेके आ रहे हो शुरू में ही, रादर देन स्किल, इट्स गेम ऑफ माइंड फॉर दैट मैटर. तो 2000 ये कब का टाइम है? ये 2012-13 का. मैं टाइम लाइन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 2011-12 तक हमने वी स्टार्टेड दैट, एंड 11-12 वर decent month. I won't say we made huge money, but ROI हमारा around 24-30% ROI हम अचीव कर लेते थे एनुअल. वाओ. So we were content at that point of time. ओके. काम जॉब चल रही थी अभी भी? So जॉब चल रही थी. कैसे मैनेज हो जाता है पीपल हु आर गोइंग टू वर्क आजकल? और सो कैसे होता है, आप जब स्टॉक में ट्रेड करते हो, सो इवनिंग में जब डेटा आता है या चार्ट्स देख लेते हो, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज के विनर स्टॉक कौन से हैं, जैसे कौन सा स्टॉक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है, से 5% ऊपर है. एंड तभी मैं डेटा एनालिसिस इतना नहीं करता था. सो अभी मैं आई डू विथ OI एनालिसिस. सो कौन से स्टॉक विनर है, कौन से लूजर्स है, फिर वो स्टॉक के चार्ट देख लेते थे हम लोग, तो उसका ट्रेंड पता चल गया अभी ये कहाँ जा रहा है. सो अकॉर्डिंगली जो बेस्ट 2-3 स्टॉक लगे उसमें हम लोग लेवल डिसाइड करके वी यूज्ड टू ट्रेड. फेयर इनफ. फिर आप आ गए सब ब्रोकरशिप में इसके बाद?
So 2014 में then we decided let's now अभी जॉब बहुत हो गया and even मेरा ड्रीम था कब से कि खुद का कुछ करे, so trading plus sub broking. So in 2014 we started हम लोग सब ब्रोकिंग स्टार्ट किया, कैपिटल थोड़ा एक्यूमुलेट कर लिया था, सो वी थॉट के प्रॉप ट्रेडिंग भी करेंगे एंड क्लाइंट्स का भी मैनेज करेंगे, मतलब विल एडवाइज क्लाइंट्स एंड सब ब्रोकिंग स्टार्ट की. सो 2014 अगस्त से हमने ये स्टार्ट किया था. व्हाट वाज बिजनेस चलाना इज़ डिफरेंट फ्रॉम रनिंग ए जॉब और ट्रेडिंग, तो ये माहौल ही अलग होगा, तो इसके भी चैलेंज अलग आए होंगे. बट इसमें खुद की ट्रेडिंग इम्पैक्ट हुई? यस, इससे ट्रेडिंग कैसे इम्पैक्ट होती थी. जब आप जॉब पे हो आपको पता है आपका ब्रेड एंड बटर वहाँ से आ रहा है, बट व्हेन यू गो इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग आपके जो मंथली एक्सपेंस होते हैं वो तो रेडी ही है. सो इनफैक्ट 2 लूजिंग मंथ और साइडवेज मंथ विल क्रिएट इमेंस प्रेशर, एंड देन फिर आप सोचोगे कि यार इसको कैसे तो रिकवर करना है. देन यू विल गो टूवर्ड्स रेकलेस ट्रेडिंग, जैसे कोई सेटअप नहीं है फिर भी ट्रेड ले लिया, एक्स्ट्रा लिवरेज ले लिया, अभी कैश पोजीशन साइज उतना नहीं बन रहा है फिर भी फ्यूचर में स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना. सो दोज मिस्टेक्स भी बड़ी गलती हुई थी इस टाइम. सो इस टाइम बड़ी गलती सच कुछ हुई थी. लाइक एक ट्रेड में अगर रिमेंबर करो, लाइक पीएनबी में जब नीरव मोदी का जो लाइक दिस थिंग हुआ था, सो वी वर लॉन्ग ऑन पीएनबी एंड ओवरनाइट वो फ्यूचर ट्रेड नहीं था, सो हमें कैश में ही लेना था, सेटअप भी नहीं था, फिर भी देयर वाज सम लाइक ये गिरा है इतना तो लेट्स रिकवरी आएगा, अच्छा वो होप पे हमने ले लिया एंड देन केप्ट ऑन गोइंग डाउन. सो उसमें अच्छा खासा लॉस हमने बुक किया था. वाओ, तो दिस इज समथिंग. आपको 2008-9 की मेमोरीज फ्रेश होगी होंगी उस टाइम? यस, सो मेमोरी फ्रेश हो गई. इनफैक्ट कैसे होता है, लाइक इट्स अ मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन करना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि एक बार आप डिसिप्लिन हो गए आप लाइफ भर रहोगे. दिस डिसिप्लिन इज अ साइकोलॉजिकल गेम. आपकी जैसे साइकोलॉजी अफेक्ट होगी, से आप फियर में हो या आप ग्रीड में हो, तो ये डिसिप्लिन थोड़ी लूज होने लगेगी. एट दैट टाइम यू नीड समथिंग कुछ फोर्सफुल ऐसा होना चाहिए कि आपको वो करने से रोके. क्या था फोर्सफुल आपके केस में, क्योंकि उस टाइम पे कोई फोर्स काम नहीं करी? सो उस टाइम तो कुछ था नहीं, बट देन ग्रेजुअली देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी लर्न दैट ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है उसमें एक इनबिल्ट पैरामीटर है, जैसे आप जितना भी प्रीमियम पे करते हो दैट इज योर मैक्स लॉस, उससे ज़्यादा आप लूज कर नहीं सकते, स्टॉक कितना भी नीचे चला जाए. सो वी टुक इट इन रॉन्ग वे दैट वी नेवर रियलाइज के जो उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. ऑप्शन प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी चाहिए. सो वी स्टार्टेड ऑप्शन बाइंग ऑब्वियसली विद स्मॉल कैपिटल, एंड उसमें भी इनिशियली लॉसेस होने लगे थे. सो एट दैट टाइम वी स्टार्टेड लर्निंग ऑप्शन ट्रेड कैसे करना चाहिए. रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड इन अ सेंस वो किस तरह से इवॉल्व होता है इन द जर्नी, कि पहले मैं रिस्क थोड़ा कम ले सकता हूँ और रिवॉर्ड भी कम एक्सपेक्ट करता हूँ. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, एक चीज़ थोड़ी कम बढ़ती है. ज़्यादातर रिस्क कम बढ़ता है और रिवॉर्ड भी. इट रियली डिपेंड्स दो, बट आपका नज़रिया क्या है उस पर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो एनी जो मेरा नज़रिया है कि जो एक्स्ट्रा आप रिवॉर्ड लाना है आपको, उसके लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा कुछ. हाँ, बट अगर वो रिस्क ऐसा ज़रूरी नहीं कि एडिशनल रिस्क पे रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो, मे बी आपको लेस रिवॉर्ड के लिए भी हाई रिस्क लेना पड़ेगा. सो वी ऑलवेज हैव टू जज विद रिस्क रिवॉर्ड के जो मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ उसके लिए मैं कितना रिटर्न आ सकता है इसमें. सो इफ दैट इज डिसेंट, अगर वो है आरआर अगर बेटर है 1.5 से, तो डेफिनेटली मैं वो रिस्क लूँगा. बट अगर रिवॉर्ड एक्स्ट्रा कम आ रहा है और तो मैं रिस्क वो नहीं लेना चाहूँगा. आप ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग में शफल करते रहते हैं या यू आर मेजरली इनटू ऑप्शंस बाइंग? सो मैं सो राइट नाउ मैं ऑप्शन बाइंग मेरा बहुत कम होता है, मेरा स्प्रेड्स के थ्रू ही होता है. अच्छा, राइट नाउ. एंड जो मेरा एल्गोस चलते हैं वो प्योरली ऑप्शन सेलिंग है, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑप्शन बाइंग. एंड जो मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग है दैट इज फुल्ली इनटू स्ट्रैटेजीज. नेकेड बाइंग में कभी कैरी नहीं करता हूँ. सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मैंने बाय किया वो नहीं होता है. इट्स आइदर फुल्ली हेज और स्प्रेड के थ्रू ही होता है. क्या परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखते हो पर मंथ बेसिस पे विद द स्ट्रेटजी दैट यू हैव? सो पर मंथ बेसिस पे मेरा एक्सपेक्टेशन, इफ आई एम गेटिंग एनीथिंग अबाउट 2%, 2.5%, आई एम वेरी हैप्पी. सो इसमें लाइक देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज जो एल्गोस चलते हैं वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होता है. बट इफ यू लुक एट स्टॉक्स में
जहाँ पे मैं कम कैपिटल अलोकेट करता हूँ, बट वहाँ पे ROI ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि सपोज एक रिलायंस का एग्जांपल ले लो, उसके स्प्रेड का मार्जिन सिर्फ 50,000 फॉर एग्जांपल। नाउ इफ यू मेक 10 पॉइंट इन दैट ट्रेड which is 2,500, so 2,500 on 50,000 is a good number. Yes. If you are able to extract 20 points, it's 5,000 rupees on 50,000 margin, so which is almost 10%. Which is huge. तो ये स्टॉक पोजिशनल का है, इट्स अ कैपिटल वहाँ पे कम अलोकेट करता हूँ, बट उसमें ROI आई एक्सपेक्ट इज हायर। बट जहाँ पे मेरा मेजर कैपिटल अलोकेटेड है से एल्गोस, वहाँ पे मैं ROI कम एक्सपेक्ट करता हूँ, लाइक सो बिकॉज वहाँ पे रिस्क भी कंट्रोल। तो आपका जो 2.5% है उसमें एक मॉनेटरी लेवल पे अच्छा चंक स्टॉक से आ जाता है, दैट हेल्प्स 2.5% तक पहुंचने में। दैट हेल्प्स टू एलिवेट, कभी 2.5 को 3 लेके जाना है तो कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर गया। सो अभी जैसे एग्जांपल दूं HCL टेक का, सो HCL टेक बिफोर रिजल्ट वी टेकन अ शॉर्ट स्ट्रैडल, तो हमने कॉल पुट दोनों ATM बेच के गए थे हम। सो ओवरनाइट स्टॉक डिडंट मूव मच। अच्छा, उसकी IVs काफ़ी आई थी, सो ओवरनाइट 20 पॉइंट का डिके आ गया। सो 20 पॉइंट ऑन अ स्ट्रैडल इज ऑलमोस्ट 15,000, उसका 700 का लॉट है, 720। अच्छा, so 14,000 on a margin of say 1.2 lakhs 1.3 lakhs is a decent number. So आपका small portion of capital अगर ये achieve कर लेता है, so total level पे adds to some some कुछ bips, जैसे 0.10 bips 0.15 bips add हो जाते हैं ना। बहुत सारे लोग जब देखेंगे ना, वो कहेंगे 2.5% से क्या होता है, मतलब 2.5% मतलब 30% साल का। 30%, yes. But then 30% is huge, very very realistic and at least आपके कंट्रोल में रहता है जो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कभी कभी माइनस पे बैठे हो, कभी सोच रहे हो कि मैं 150% निकालूंगा। बिकॉज बहुत सारे चीज़ें, जैसे अपन बात कर रहे थे कि कोई किताब नहीं है ऐसी जो 5,000 से 1 लाख बना के दे दे, क्योंकि वो 200% हो गया शायद ज़्यादा, बट वट एवर। तो वो चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं। कब जाके ये चीज़ें रियलाइज़ होता है? ये क्या कैपिटल लेवल पे आके डिसाइड होता है? डेफिनेटली जब कैपिटल एक साइज़ पे पहुंच जाता है तब डिसाइड तो होता ही है, बट एक मैच्योरिटी कब आती है बंदे के दिमाग में या ट्रेडर के दिमाग में? सो लाइक कैसा होता है ना कैपिटल का, ऑन अ हायर स्केल आप जब एक लेवल के बियॉन्ड, आप जब से 5 लाख कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे 10% निकालना पॉसिबल है मंथ में। आपका 1-2 ट्रेड अच्छे चल गए, आप निकाल लोगे, बट सेम डूइंग एट से 1 शेयर कैपिटल और 50 lakhs कैपिटल इज वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे कैपिटल एक बढ़ते जाएगा, देन योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज, एंड सेम वे एब्सोल्यूट नंबर में आप से 50,000 लूज करते हो एक दिन में, सो एब्सोल्यूट नंबर में इट्स नॉट दैट बिग, इट्स बिग, बट जब सेम आप डू इट ऑन बिगर कैपिटल, आपसे 1% 2% लूज करो, दैट नंबर इज बिग। सो व्हेन आपका जैसे कैपिटल ग्रो होता है एंड आप यू रियलाइज मार्केट का मैच्योरिटी लेवल, सो डेफिनेटली यू शिफ्ट फ्रॉम रिवॉर्ड टू रिस्क। कम रिस्क में मैं कैसे बेटर रिटर्न निकाल पाऊँ, देन योर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन विल, और आप थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओगे लाइफ में कि यार मैं कम कमा लूँ पर एटलीस्ट कमा तो लूँ, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन। ये जो 2.5% का एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? कब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई? सो दिस आई रियलाइज इन समवेयर अराउंड 2018, 17-18 में। ओके। जब यू नो इनिशियली आई यूज्ड टू टेक हाई रिस्क इवन ऑप्शंस में भी, बट देन आई रियलाइज कि अगर से इतना रिटर्न भी बनता है, सो क्या होता है ना, एक फेज के बाद देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग कि भाई आपका कितना खर्चा है, कितना आप कहाँ से रिटर्न कितना निकाल सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल, सो आई डिवाइड माय रिटर्न फॉर अ ईयर से, सपोज कुछ स्टॉक से आ गया, अब ये तो आप जैसे FD GSEC भी बाय करके आप उसको प्लेज करके ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे 5-6% वहाँ से आ गया, मेरे अर्निंग ट्रेड है उससे मुझे साल का 5-6% मिल गया। सो दिस वे यू अलोकेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन टू स्ट्रैटेजीज। सो उससे क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी पे बर्डन भी कम हो जाएगा ना, आपका खुद का एक्सपेक्टेशन, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, एंड देन यू रियलाइज दैट देयर इज, इट्स नॉट वर्थ इट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एक्स्ट्रा रिस्क फॉर जस्ट यू नो सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्शन। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था या दिस जस्ट केम लाइक अ थॉट एंड इट बिकेम एन एक्शन? सो देन यू नो इट्स जस्ट एक हैबिट बनते जा रहा था। फिर द वे आई यूज्ड टू ट्रेड, जो मैं रिस्क कंट्रोल करके ट्रेड कर रहा था, उसमें सर्टेन परसेंटेज के ऊपर इट वाज डिफिकल्ट टू मेक बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग ह्यूज लिवरेज। सो एनीवे उससे ज्यादा बनता ही नहीं था। अच्छा। So that's when then it started becoming your nature only. Now definitely I try to
get the extra return by taking extra risk, but now I take it only for profit. मैं profit पे ज़्यादा risk लेता हूँ, Okay. not on the capital. So जैसे अगर profit आ गया तो then I risk something extra. आपके योगेश एक बात बताऊँ, आजकल ये मैच्योरिटी ना बहुत सारे लोगों में तो नहीं होती, बट हमने एक 18 साल के लड़के को वी वर इंटरव्यूइंग एंड ही हैड अ सिमिलर माइंडसेट एट दैट एज. आई वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक. वो सिमिलर चीज़ बता रहा था कि मैं अपने कैपिटल को तो देखता भी नहीं हूँ. मैं जो मेरा रिस्क फैक्टर इज़ बेस्ड ऑन माई द प्रॉफिट्स दैट आई एम गेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. और पता क्या द कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम इज़ कि पता नहीं आपको पता है नहीं, बट ट्विटर पे कुछ समय पहले देयर वाज समथिंग गोइंग अराउंड, जैसे कि कोई एल्गो सॉफ्टवेयर बनाया किसी ने, और वो एल्गो सॉफ्टवेयर आपको 3 गुना रिटर्न कंफर्म्ड देगा. यस, कंफर्म्ड विद कैपिटल कंफर्म्ड. और कहते हैं कि इतना तो पैसा निकाल ही देगा कि एक अच्छे ओहदे पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी जितना पैसा तो निकाल के मैं दूंगा. और एंड देयर आर पीपल हु सब्सक्राइब टू दैट, हु पेड फॉर दैट सॉफ्टवेयर. आई मीन देयर आर स्क्रीनशॉट्स फॉलोइंग अराउंड, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ सपोजिटली अ स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर. तो वो छोड़ो, दैट्स डिफरेंट. बट क्या एल्गो ट्रेडिंग में इज़ इट ए रियलिस्टिक थिंग बाय एनी चांस कि आपका पैसा 1.5, 2, 2.5, 3 गुना हो सकता है? सी 1.5, 2, 2.5, 3 गुना तो आई डोंट नो पॉसिबल है, बट एक अब आपको जानना है, आप जो भी रिटर्न आता है वो ऑब्वियसली रिस्क से आता है. हाँ. आई हैव सीन ऑप्शन बायर्स कन्वर्टिंग से 5 lakhs कैपिटल टू 50 lakhs, बट उसके लिए उसने रिस्क कितना लिया है. So those guys blew up their account multiple times. So अभी समझो सेम मेथड से 100 लोग ट्रेड करेंगे, only 1 will survive. Right. So that will become a story, and बाकी सब वो वो बोल ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलेगा किसी को, वो बता ही नहीं सकते, बाकी किसी को पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में. तो जो जिसने कर दिया, see there is possibility का कोई एंड नहीं है, पॉसिबल है, बट उसके लिए आप रिस्क कितना ले रहे हो वो भी देखना जरूरी है. लाइक ऑप्शन सेलिंग करके आप कितना निकाल पाओगे? नॉट सो मच. जब तक आप आपसे ओटीएम बेचते हो तो आपका रिटर्न कम होगा, रिस्क कम है. आप जैसे ही पास में आओगे रिस्क बढ़ते जाएगा, आपका रिटर्न भी उसमें थोड़ा बढ़ेगा, बट अगेन उसका एक कॉस्ट है, आपका रिस्क कितना ले रहे हो. सो देयर आर पीपल, बिकॉज उनको ड्रीम बेचना है तो खरीदने वाले मिल जाते हैं. मतलब जब तक, मैं सीधा बता रहा हूँ, जब तक हम थंबनेल पे पैसा नहीं लिखते ना ऊपर कि इतना में इतना कमा लिया, मैं मतलब पॉडकास्ट के अंदर ही बता रहा हूँ ये चीज़, ताकि कोई लोग जो देखते हैं वो समझ भी पाएँ. जब तक हम पैसा नहीं लिखते ना, उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं. सो एंड हम कुछ रैंडम कंटेंट बनाते नहीं हैं कि हम पैसा लिखते रहें. हमें लिखना पड़ता है ऑनेस्टली कई केसेस में, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि हम इतना करते हैं, तो वी पुट इट देयर. बट इफ़ वी डोंट, वी हैव एन आइडिया कि यार ये नहीं चलने वाला. सो दुनिया की थोड़ा सच्चाई बन चुकी है. सो इनफैक्ट वैसा ही हमारा एक चैनल चलता है, ऑप्शन स्मार्ट. अच्छा. सो यूट्यूब पे अगर आप उसमें देखोगे, हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज वहाँ पे डिस्क्लोज करी है फ्री में, जो हम लोग यूज़ भी करते थे, एंड काफ़ी स्ट्रैटेजी अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं. पर उस पर उतने व्यूज़ नहीं आते जब तक मैं थंबनेल नहीं डाले कोई कि भाई हाउ आई कन्वर्टेड 50,000 टू 7 crores और दिस नंबर. तो व्यूज़ नहीं आते हैं, बट स्टिल वी हैव कॉन्शियस डिसीजन है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है. Exactly. So real fact, that's the fact of social media. बहुत मज़ा आया योगेश. It was really a great conversation having you on a digital blogger. और thank you so much for sharing all the insights and being very open about whatever good and bad that you have seen. कितना भी अच्छा बुरा आपने देखा है, सब आपने बिल्कुल openly बताने की कोशिश की है.